अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क की तारीख के एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत होने जा रही है। सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। शख्सी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक का यह मामला है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक तरफ फ्रीक फौजी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ फ्रीक आईने पाकिस्तान है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस इम्तिहान में पास हो पाएगी? आईने पाकिस्तान को बाला रखा जाएगा या फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुकद्दम गर्दाना जाएगा? और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से एक बज़ाहिर कमजोर तरीन बेंच बनाया गया है। वो जो बेंच बनाया गया है उसमें बैठे जजेस की सोच क्या है शख्सी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक को लेकर। और दूसरी और अहम तरीन बात वो ये कि बज़ाहिर जिन दो जजेस के बारे में कहा जाता है कि ये आईने पाकिस्तान शख्सी आज़ादी हो या फिर बुनियादी इंसानी हकूक को, इसे बड़ा मुकद्दम रखते हैं और बगैर किसी प्रेशर के फैसला करते हैं, जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। उनका ऐसा क्या कसूर था या उनका ऐसा क्या जुर्म था कि उन्हें इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत से बिल्कुल अलग रखा गया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक उस मुकदमे की जिस पर मैंने मुतअद्दिद मरतबा बात की है, क्योंकि ये वो मुकदमा है जो गुज़श्ता एक बरस जिसकी पूरी एक कहानी है और जिसमें 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एक बड़ा जबरदस्त फैसला देकर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया था। मगर दूसरी तरफ 9 और 10 मई के बाद, चाहे वो फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो या उसके अलावा जो मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट है, वो मुतअद्दिद मौकों पर और मुतअद्दिद फोरम्स पर इस बात का इजहार कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 104 लोगों का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 23 अक्टूबर के फैसले के बाद अब जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही साबिक जज हैं, सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनका इसमें क्या किरदार था, मैंने मुतादिद वीडियोस में वो सारा मामला आपको बताया। तो बहरहाल जनाब 100 रोज के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जो 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें अब बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हो गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, उन्हें इस मुकदमे की याद आ गई, उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक की याद आ गई और कल 25 मार्च यानी दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत है। ये जो बेंच है ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बनाया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं। ये बज़ाहिर 6 रुकनी एक बेंच है और कमोबेश ये बिल्कुल वही बेंच है जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बनाया गया था। बस इसमें अब जो सरबराही है वो अमीनुद्दीन खान साहब को दे दी गई है। और इस बेंच में 2 जो अहम शख्सियात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माजी में ऐसे फैसले देती रही हैं जिसमें बज़ाहिर ये डर था कि अगर ये दोनों जजेस बेंचेस में बैठे, इस बेंच में बैठे जिसमें एक तरफ बराह रास्त मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, तो फिर फैसला कुछ और आ सकता है। अगर फैसला ना भी आया तो एटलीस्ट ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसी आ सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस के अलावा कुछ एडिशनल नोट आ सकते हैं या फिर कुछ इख्तलाफी नोट आ सकते हैं, तो वो पूरा बयानिया है वो बन सकता है। ये मेरी राय है कि इन 2 जजेस को क्यों शामिल नहीं किया गया, इनके माजी के कुछ ऐसे फैसले हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। मगर इससे कबल मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्तिहान होगा, ये इन 6 जजेस का इम्तिहान होगा, क्योंकि इन 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्फ लेते वक्त अपने हल्फ में ये कसम खाई थी कि वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मगर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनमें बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो नए एलिवेट होकर आए हैं, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो बज़ाहिर जिस तरह मैं कमज़ोर कह रहा हूँ, वो कमज़ोर इस तरह से कि उन्होंने कुछ इस तरह से बड़े मुकदमात की समाअत नहीं की, या फिर एक कोई भी एक जज होता है उसका जो कंडक्ट होता है अदालत में बैठकर उससे इस बात का तयन किया जाता है कि ये जो जज है ये चाहे आईने पाकिस्तान हो या फिर बुनियादी इंसानी हकूक हो, उस पर किस हद तक स्टैंड करेगा या उस पर किस हद तक बढ़कर फैसला देगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। माजी में पहले छोड़ दीजिए, जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का कलमदान संभाल चुके हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हर वो फैसला जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मंशा थी उसी के मुताबिक दिया है। कोई एक ऐसा फैसला हो जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बज़ाहिर कुछ और चाह रहे हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कोई और फैसला दिया हो, मेरी यादाश्त में ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उस बेंच में शामिल थे। उसके बाद जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो गुज़श्ता जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुकदमात की समाअत थी उसमें 5 जो मुल्ज़मान थे उनको जमानत दी गई, उसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी ज़रूर शामिल थे।
और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए थे, ऑब्जर्वेशंस भी दी थी, और कि जो 9 मई है उसमें जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं वो नहीं लग सकती। एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस तरह गद्दार कहा गया, वो सारी वीडियो मैंने आपको बताया वो मामला क्या था। तो खैर यहाँ पर मुझे कुछ उम्मीद है कि शायद जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो इस मामले पर आईने पाकिस्तान की तरफ जाएं, ना कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। बड़ी खुलकर मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा, जस्टिस शाहिद वहीद इसमें बेंच में शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये भी वो जज हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है, या फिर जब मैंने इनकी अदालत को कवर किया है, इनके कुछ फैसले माजी के देखे, ऑब्जर्वेशंस भी देखी हैं, तो ये भी शायद जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी मंशा है, जिसमें वो 9 और 10 मई के 104 मुल्ज़मान जो हैं, जो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनका फौजी अदालतों में ट्रायल चाहती है, बल्कि ट्रायल तो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हतमी फैसले से मशरूब था और फिर केस भी नहीं लगाया गया। तो खैर ये मुझे लगता है कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं ये बज़ाहिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी मंशा के खिलाफ जाकर फैसला दें, क्योंकि आईने पाकिस्तान हो या फिर कानून हो, वो तो बहुत वाज़ेह है। किसी सूरत भी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता, बल्कि जो फौजी अदालतें हैं वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदालतें ही नहीं तस्वुर होती। अच्छा, उसके बाद जो है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल हैं। खैर ये भी जज साहिबा जो हैं ये बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक उस बेंच का हिस्सा थी, 3 रुकनी बेंच का, जिसने 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना। और फिर चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा उस बेंच में भी शामिल थी। लेकिन यहाँ पर इनका एक क्रेडिट जाता है, वो ये कि 13 जो दिसंबर था 2023 की जो तारीख थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में वो बेंच था, जो 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुनता है और उसमें फैसला देता है कि फौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त दी जाती है, ये फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं। उनमें से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा वो वाहिद जज शामिल थी 6 रुकनी जजेस में से जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब इस बेंच में बैठकर क्या उनकी जो माजी की सोच है या माजी का जो फैसला है वही प्रवेल करेगा या नहीं, ये देखना बड़ा ज़बरदस्त होगा। उसके बाद जस्टिस इरफान सादत खान है, नए एलिवेट होकर आए हैं, सिंध से इनका ताल्लुक है, और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सोच के साथ उतना इंक्लाइन नजर नहीं आते, मगर 13 दिसंबर को इन्हीं जज साहब ने भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की हिमायत में यही फैसला दिया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। तो बहरहाल अब ये जो 6 रुकनी बेंच है, इनकी जो कंपोजिशन है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जजेस मेरे मुताबिक क्या सोच रखते हैं। मुमकिन है फैसला कुछ और ही आए, कल के रोज क्या हो सकता है। अच्छा, कल के रोज क्या हो सकता है, ये सबसे अहम बात है कि पहली अहम समाअत होने जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला दे सकती है कि जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका है, वजारत दिफा भी आएगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद होंगे, तो जिन लोगों का ट्रायल हो चुका है और जिनकी सजा नहीं है, एटलीस्ट उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं इन 104 लोगों में से जिनकी बिल्कुल सजा नहीं बनती थी या फौजी अदालतों ने उन्हें बरी किया है, या उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी सजा इतनी थी कि वो पूरी कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हद तक कोई फैसला दे सकती है, इस हद तक कोई रिलीफ दे सकती है कि उन 104 लोगों में से कुछ ऐसे लोग जिनका अगेन फैसला फौजी अदालतों ने ही किया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है, बहरहाल उनकी रिहाई या उनको रिलीफ मिलने के कुछ इम्कानात मौजूद हैं। अब इसमें एक और अहम बात वो ये कि हर तरफ बात की जा रही है कि जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब शामिल हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं, इनको इन बेंचेस में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसका बड़ा वाज़ेह सा और बड़ा आम सा और बड़ा आसान सा जवाब है। मैं किसी तमीद में नहीं जाता, मैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह के 3 फैसलों का हवाला आपके सामने रखता हूँ माजी के, और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी 2 फैसलों का हवाला आपके सामने रख देता हूँ। फैसला आप कर लीजिएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से बनाया गया ये बेंच, जिसमें याद रखिएगा कि वो खुद भी इस बेंच में शामिल नहीं हुए और एक ऐसा बेंच बना दिया जो बज़ाहिर बड़ा कमजोर बेंच नजर आ रहा है, क्योंकि ये मुल्क की तारीख का सबसे अहम तरीन मुकदमा था जिसमें अदलिया ने यह डिसाइड करना है कि क्या फौजी अदालतें जो हैं, जिसको आईने पाकिस्तान भी अदालतें नहीं मानता, जो बुनियादी इंसानी हकूक में भी फेयर ट्रायल और जो दीगर बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके मुताबिकत भी नहीं रखती, जिसमें आईने पाकिस्तान में भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच उन फौजी अदालतों को इजाजत देगा। ये तारीख का बड़ा एक अनोखा और एक अहम मोड़ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त खड़ी है, और इस इम्तिहान में पास होती है या फेल
ये देखना होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की मैं बात कर रहा था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 22 दिसंबर 2023 को साइफर केस की एक समाअत थी इमरान खान से मुतल्लिक, उन्होंने उसमें एक इजाफी नोट लिखा था जिसमें वो क्या कहते हैं। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उस वक्त कहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार रखना जरूरी है या नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए इंतखाबात की पिछली 7 दहाइयों से तारीख को देखना है। पाकिस्तान वजूद में आने से ही मुल्क में जमहूरियत को रौंदा गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के बानी और शाह महमूद कुरैशी आला ओहदे पर फायज हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं। मुल्क में हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके देना आईनी जरूरत है। फेडरल कोर्ट के नजरिए जरूरत से मुतल्लिक मुल्क में सियासी इंतकाम की बुनियाद पड़ी। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए तमाम वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया। वज़ीर आज़म को नाअहल भी किया गया। आम इंतखाबात 2018 की मिसाल मौजूद है जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया गया और इसका जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क की आधी जिंदगी को जबरी तौर पर आमिर की हुकूमत में रखा गया और जिसकी सजा भी ना हुई। और उसके साथ साथ ये एक केस का फैसला है जिसमें उन्होंने इजाफी नोट लिखा था। अब बज़ाहिर ये जो इजाफी नोट है ये मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चार्जशीट थी। ये जो इजाफी नोट है ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जो कंडक्ट है अब तक इंतखाबात को लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बिलखसूस उसके ऊपर एक पूरी चार्जशीट थी। फिर दूसरे नंबर पर 23 नवंबर 2023 इंतखाबात का केस था जिसमें 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। ये उसमें मुआवनत की थी या वट जो भी आप नाम दें। अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसमें भी 41 सफ़ात का एक इजाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुकर्रर वक्त में इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की इंतखाबात की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफवर्जी का मुर्तकिब ठहराया। कौमी असम्बली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात ना करने की आईनी और अवामी हकूक की खिलाफवर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई अब इलाज मुमकिन नहीं। 90 दिन में इंतखाबात ना कराकर आईनी और अवामी हकूक की खिलाफवर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं रहा। सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने आइन को बचाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं किया। सदर मुमलिकत और गवर्नर ने अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए था, खामोश तमाशाई नहीं बन सकते थे। आइन के आर्टिकल 224A की खिलाफवर्जी का तदारुक मुमकिन नहीं, ना ही ये काबिल एहतसाब है। 90 रोज में इंतखाबात ना होने के बाद हर गुजरते दिन आइनी खिलाफवर्जी में शुमार होगा। इजाफी नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यह भी लिखा था कि जबरी गुमशुदगियां करना रियासत का गैर इलानिया एक मिशन बन चुका है, एक पॉलिसी बन चुकी है। शख्सी आज़ादी और निजी घरों में तजावुज़ की कार्रवाइयां मामूल बन गई हैं। सहाफ़ियों और सियासी वर्कर के खिलाफ कार्रवाइयां भी अब मामूल बन गई हैं। मुल्क की आईनी तारीख में भी मुल्क की जो आईनी तारीख है वो भी काबिल तारीफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नजरिया ज़रूरत अपनाया और जज ना ही मुसल्लह अफराज का कोई, वो कह रहे हैं कि जज और मुसल्लह अफवाज का कोई अफसर हो वो भी आइन से बाला नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में मजीद कहा था कि जमहूरी रियासतों में निगरान हुकूमतों का कोई तसव्वुर नहीं। निगरान हुकूमतों के क़याम का मकसद सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर की अंजाम दही है। निगरान हुकूमतों का मकसद न्यूट्रल रहकर शफाफ इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाना है। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अब जो आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी हो गई है, आइन के आर्टिकल 254 में भी इसका मदावा मुमकिन नहीं है। और साथ इन्होंने ये भी कहा था कि इंतखाबात ना करवा कर ये जो आईनी खिलाफ वर्जी की गई है इनके जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। अब आप जरा देखिए कि इंतखाबात कौन नहीं चाहता था। पीडीएम की हुकूमत नहीं चाहती थी, मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी आकर कोई 54 रोज के बाद, ओहदा संभालने के 54 रोज के बाद इंतखाबात के हवाले से एक गैर आईनी तारीख दी और एक गैर आईनी समाअत की। अब इस सारे मामले पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह के ये 2 इजाफी नोट बराह रास्त आइन की बालादस्ती, बुनियादी इंसानी हकूक की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए लिखे गए थे। तो फिर क्या उन्हें ऐसे बेंच में बिठाया जा सकता था? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अफोर्ड कर सकते थे जस्टिस अतर मिनुल्लाह को ऐसे बेंचेस में बिठाना? इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। दूसरे नंबर पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। गुज़श्ता बरस शहबाज गिल का एक वाक़या हुआ था जिसमें इदारों को उकसाने का केस था और उसमें उन्हें ज़ेर हिरासत भी रखा गया। और उसके साथ साथ एक साफ़ी है, सीनियर साफ़ी हैं, एयरवाई से वाबस्ता हैं, एयरवाई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमाद यूसुफ साहब, उन्हें भी इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया था। हालांकि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब टीवी पर यह बयान दे रहे थे वो शायद अपने घर में सो रहे थे और उनके ऊपर सजाए मौत तक की दफात लग चुकी थी। और ये मामला सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त और तारीखी फैसला देकर अमाद यूसुफ को इस मुकदमे में बरी कर दिया था। और फिर अभी हालिया 20 मार्च यानी बुध जो गुज़श्ता गुजरा है उसकी तारीख को जाइए तो जो 9 मई के 5 मुल्ज़मान थे जो हमजा कैंप रावलपिंडी में जो हमजा कैंप है उसके ऊपर हमला करने में मुलव्वस थे और जिनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी और उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 मुल्ज़मान की ना सिर्फ जमानतें मंजूर की बल्कि ऐसे ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो बराह रास्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी, जो बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के जो माइंड सेट है उसके खिलाफ थी, रियासत के माइंड सेट के खिलाफ थी। और जो 9 मई का एक पूरा बयानिया था वो उस रोज़
अब यूं कह लीजिए कि वो एक रूई का ढेर साबित हुआ, जिसे मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट ने तमाम रियासती मशीनरी निगरान हुकूमतों और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत हो या फिर अब मौजूदा हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातें उनके साथ मिलकर एक मजबूत पहाड़ बनाकर खड़ा किया था। वो बयानिया वो बिल्कुल ही एक रूई का पहाड़ साबित हुआ और वो गिरा दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन और जो फैसले दिए गए थे, तो अब इन 2 जजेस को इस शख्सी आज़ादी के केस में, बुनियादी इंसानी हकूक के केस में, आईन पाकिस्तान के इस केस में शामिल करना, तो फिर अब बात ही खत्म हो जाती। और यही वजह है कि जब से जस्टिस अतर मिनल्लाह हों इस तरह के फैसले देने लगे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने उन्हें किसी भी अहम मुकदमे में, किसी अहम बेंच में शामिल नहीं किया। तो ये सारे मामलात हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं कि कल के रोज़ एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की मंशा है और दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान है। इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देकर एक और नजरिया ज़रूरत कायम करेगी, या फिर आइन को मुकद्दम और बाला गर्दानते हुए आइन की हिफाजत की जाएगी जिसमें जजेस ने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।